वेलकम बैक स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किलेट कंपाउंड के बारे में। किलेट के बारे में किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? किलेट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और मैंने आपको बताया कि यदि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है या कोई ऐसा लिगेंड है जो कि मोनोडेंटेड नहीं हो, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड किलेट का फॉर्मेशन नहीं करते, या तो वे बाइडेंटेड हो या फिर ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड कितना भी हो सकता है। कहने का मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन साइट्स पाई जाएं जो मेटल से मिलकर एक चक्रीय कंपाउंड का निर्माण करें, उसे किलेटिंग कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे किलेटिंग कंपाउंड कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिया था इथाइलिन डाइएमीन का। यदि इथाइलिन डाइएमीन की अभिक्रिया जो कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कराई जाए तो उसकी अभिक्रिया कराने पर हमें बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? बाईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं किलेट कंपाउंड के बारे में ही। एक और किलेट कंपाउंड देखते हैं हम। देखिए ये जो रिंग है, ये जो मैं रिंग बना रहा हूँ, इस रिंग की यदि बात की जाए तो ये रिंग आपकी कहलाती है कौन सी रिंग? पायरोल रिंग। इस रिंग को क्या कहते हैं हम? इस रिंग को कहते हैं पायरोल रिंग। कौन सी रिंग कहते हैं? पायरोल रिंग। और चार पायरोल रिंग मिलकर क्या करती हैं? जब ये चार पायरोल रिंग किसी मेटल के साथ मिल जाती हैं तो एक संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं, और उस संकुल यौगिक को कहते हैं पोरफायरिन। क्या कहते हैं? पोरफायरिन। ठीक है, वो किस प्रकार से? देखिए वो इस प्रकार से कि पहला संकुल यौगिक तो ये है, ये क्या? एक पायरोल वाले। इसके बाद इधर एक और पायरोल वाले बना दी हमने, इधर एक और पायरोल वाले। टोटल कितनी पायरोल वाले? चार पायरोल रिंग मिलकर क्या करती हैं? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोरफायरिन। क्या कहते हैं? पोरफायरिन। यहाँ पर एक और पायरोल रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। कितनी होती है पायरोल रिंग? 5 मेंबर्ड। यहाँ से हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ इससे मिला देंगे, इसको हम इधर से यहाँ मिला देंगे, और इसी प्रकार से इसको भी हम यहाँ पे मिला देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर पायरोल रिंग जो बन रही है ये डबल बॉन्ड, इसके बाद लगातार कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहता है। इस पर डबल बॉन्ड, इस पर नहीं होगा, इस पर डबल बॉन्ड, यहाँ खाली, फिर इस पर डबल बॉन्ड, ये खाली, इस पर डबल बॉन्ड, ये नहीं, फिर ये डबल बॉन्ड, इस पर नहीं, इस पर भी डबल बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है? ये जो डबल बॉन्ड बन रहे हैं ये कौन से डबल बॉन्ड है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। कौन से? कॉन्जुगेटेड। यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं हम? एक मेटल। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पायरोल रिंग के नाइट्रोजन पर पाए जा रहे हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट कर दिए जाते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं? हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरफायरिन रिंग कहते हैं। ये पोरफायरिन रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य और पादप दोनों के सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ का फॉर्मेशन करती है। वो कैसे? मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है रक्त। रक्त में आरबीसीज पाई जाती हैं, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है? आयरन मेटल पाई जाती है। कौन सी मेटल पाई जाती है? आयरन मेटल। यदि वो आयरन मेटल इस पोरफायरिन रिंग में हम लगा दें मेटल के स्थान पर, तो वही क्या होगा? हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी? वो हीमोग्लोबिन, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से यदि पादपों की बात की जाए तो पादपों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है कौन सा? क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। और प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस द्वारा वह भोजन का फॉर्मेशन करता है। यदि क्लोरोफिल का निर्माण ना हो तो वह भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा, और पौधा कैसा हो जाएगा? मृत हो जाएगा। इसका मतलब यदि इस मेटल के स्थान पर मैग्नीशियम धातु को लगा दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्लोरोफिल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पर मेटल के स्थान पर Fe हो, क्या हो? यदि मेटल के स्थान पर आयरन हो तो वहाँ पर क्या होगा? ये बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार
यदि इस मेटल के स्थान पर क्या रख दी जाए, Mg मैग्नीशियम 2+ आयन को ले लिया जाए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन को लेने पर इस पोरफायरिन रिंग में रखने पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम कहते हैं क्या, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लोरोफिल कार्य करता है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, ये जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जा रहा है, इस प्रकाश संश्लेषण के कार्य में कौन काम आता है, मैग्नीशियम काम आता है। ठीक है, कौन काम आता है, मैग्नीशियम काम आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यदि हम Fe मेटल लगाएं तो हीमोग्लोबिन, और यदि मैग्नीशियम मेटल लगाएं तो क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये क्या हुई, पोरफायरिन की स्ट्रक्चर हुई, किसकी, पोरफायरिन की। यहाँ पर कितने 5 मेंबर 4 पायरोल रिंग मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं, पोरफायरिन रिंग का निर्माण कर रही हैं। किसका निर्माण कर रही हैं, पोरफायरिन रिंग का निर्माण कर रही हैं। अब यहाँ से हमारे सामने एक क्वेश्चन सामने आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किलेट कंपाउंड सामान्य कॉम्प्लेक्स की तुलना में, जो किलेटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सामान्य कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्यों। क्वेश्चन क्या है, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स सामान्य कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, ऐसा क्यों। देखिए, सबसे पहली बात तो किलेटिंग कंपाउंड जैसे मान के चलो, इसकी मैं बात करूं CH2 NH2 CH2 NH2, यहाँ पर ये लोन पेयर, यहाँ पर ये लोन पेयर, यदि ये मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे तो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। इसी प्रकार से यदि ये CH2 CH3 CH2 NH2 ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये मेटल को देगा तो यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं बनेगी। ये एक रेखीय कंपाउंड होगा, कोई रिंग नहीं बनेगी। ये जो रिंग कंपाउंड है, यदि इसमें से इस मेटल को अलग किया जाए तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा हमें ऊर्जा देनी पड़ती है वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि जितना स्टेबल बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमारा हुई नॉर्मल अप्रोच जिसके माध्यम से हम इसको बता सकते हैं यदि आधे नंबर में क्वेश्चन आए तो। यदि क्वेश्चन बड़ा है तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 3 तरह के पॉइंट पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम एंट्रोपी चेंज, क्या पढ़ेंगे, एंट्रोपी में वृद्धि। इसके माध्यम से समझेंगे कि किलेट कंपाउंड स्थायी कंपाउंड होता है, क्यों। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिंग की संख्या, यार बोल सकते हैं रिंग में उपस्थित मेंबर की संख्या, कितने मेंबर है उसमें, कि भाई वह 6 परमाणुओं से मिलकर बना है, 7 परमाणु से मिलकर बनी है, 3 परमाणु से मिलकर बनी है, क्या। और तीसरा पढ़ने वाले हैं हम अनुनाद, क्या, अनुनाद या रेजोनेंस। इन 3 पॉइंट के माध्यम से, इन 3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से हम समझेंगे कि किलेट कंपाउंड क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एंट्रोपी में वृद्धि की। किस प्रकार से पता लगाएं कि एंट्रोपी में वृद्धि से किलेट कंपाउंड स्टेबल होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, CONH3 का होल 6, क्या है एग्जाम्पल, CONH3 का होल 6 3+, यदि इसकी अभिक्रिया में 3 एथाइलिन डाइएमीन लिगेंड से करा दूं, यदि इसकी अभिक्रिया में 3 एथाइलिन डाइएमीन लिगेंड से करा दूं तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बन के आता है वो आता है COEN का होल थ्राइस एंड देन 3+, और इधर क्या हो जाएगा आपका 6NH3, क्या हो जाएगा 6NH3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 EN एथाइलिन डाइएमीन लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड है। कितने लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड, और जब कॉम्प्लेक्स में एक बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ेगा तो 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हटेंगे। ये हमने कल की क्लास में ही पढ़ा है। यदि एक बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ जुड़े तो 2 मोनोडेंटेड लिगेंड यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेशन साइट यदि जुड़ रही हैं तो 2 कोऑर्डिनेशन साइट खाली भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 EN लिगेंड जुड़े तो 3 की जगह पर 3 दूना 6, 6 की 6 NH3 बाहर आ गए। यहाँ से देखिए हमने तो ये हेडिंग डाल दिया एंट्रोपी में वृद्धि। यदि मैं इस हेडिंग को भी हटा दूं तो यहाँ यदि मैं ये पूछूं कि इस एग्जांपल से आप कैसे बताओगे कि किलेट कंपाउंड जो है वो किलेट कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि इसकी बात करूं तो ये तो है एक नॉन किलेटिंग कंपाउंड, नॉन किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है।
इसकी बात करें तो ये है एक किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। कैसे पता लगा? क्योंकि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो वो तो एक किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये एक नॉन किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से मैं सीधा आपको कनेक्ट करना चाहूँगा थर्मोडायनेमिक्स में, और आई होप आप ये सूत्र जानते होंगे क्योंकि आप 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच का मतलब है डिफरेंस इन द एंथैल्पी। क्या है? डेल्टा एच से मतलब है डिफरेंस इन एंथैल्पी, ठीक है, और डेल्टा एस से हमारा मतलब है डिफरेंस इन एंट्रोपी, ठीक है। ये दो चीज। सबसे पहली बात करें हम एंथैल्पी की। देखिए एंथैल्पी डिपेंड करती है बॉन्ड के बनने पर, बॉन्ड के टूटने पर, क्योंकि या तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, या फिर एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इन चीज़ों से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यदि हम देखें यहाँ बनने वाला बॉन्ड कौन सा है? ये कोबाल्ट मेटल है जिससे 6 NH3 लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन से लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6 NH3 लिगेंड चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब बनने वाला बॉन्ड कौन सा है? CON बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कनेक्टिविटी कौन सी है? CON कनेक्टिविटी है। यदि इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इथाइलिन डाइएमीन में भी देखें तो CH2NH2 और CH2NH2, कहने का मतलब ये NH2 मेटल को क्या देते हैं? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल और नाइट्रोजन दो के बीच में कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर भी CON कनेक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिविटी कौन सी है? CON कनेक्टिविटी। और यहाँ पर भी कनेक्टिविटी या बॉन्ड कौन सा है? CON बॉन्ड है। यहाँ से CO और NH3 के बीच के बॉन्ड टूटे उसके बाद ही तो EN जुड़ेगा यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, वो CON क्या हो रहे हैं? CON बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और इधर जो बॉन्ड बन रहे हैं वो भी कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? CON बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अब एक चीज मेरे को बताइए कि यदि मैं आपसे 5 रुपए लूं और मैं आपको 5 रुपए दे दूं तो क्या मेरे पास कोई लॉस है या मेरे पास कोई पैसे का घाटा हुआ या लाभ हुआ? क्या नहीं हुआ ना। ठीक वही चीज यहाँ पर भी क्या हुआ है कि यहाँ से CON बॉन्ड ब्रेक हो गया और उधर जाके CON बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ जितनी एनर्जी हमें इसे तोड़ने में देनी पड़ी उतनी ही एनर्जी यहाँ पर बनने में रिलीज हो गई। क्या एंथैल्पी में कोई डिफरेंस आया? क्या यहाँ पर एंथैल्पी में कोई डिफरेंस आया क्या? जब CON बॉन्ड ही टूट रहा है और CON बॉन्ड ही बन रहा है, दोनों तरफ एक ही जैसा काम हो रहा है, तो जितनी एनर्जी इधर हमने दी उतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो गई, फ्री हो गई, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा H का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये डेल्टा H पर तो कम से कम डिपेंड नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा H का मान 0 है, CON बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है और CON बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बात करते हैं अब हम टेम्परेचर की वैल्यू तो आप अपने हिसाब से कोई फिक्स कर सकते हो। बात रही एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या है? अव्यवस्था। यदि किसी रिएक्शन के दौरान अणुओं की संख्या कम हो जाए तो अव्यवस्था कम हो गई। यदि एक क्लास में आप तो 10 बच्चों को रखो और 50 बच्चों को रखो तो अव्यवस्था 50 बच्चों में ज़्यादा होगी या नहीं होगी? कॉमन सेंस की बात है, 50 बच्चों में अव्यवस्था ज़्यादा होगी, एंट्रोपी ज़्यादा होगी। ठीक वही चीज़ यहाँ पर है। यदि रिएक्शन के दौरान अणुओं की संख्या या स्पीसीज की संख्या में वृद्धि हो जाए तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और यदि रिएक्शन के दौरान क्या हो, अणुओं की संख्या या स्पीसीज की संख्या में कमी हो जाए तो एंट्रोपी घट जाएगी। यहाँ यदि देखा जाए तो एक अणु तो ये पूरा, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स को एक अणु माना जाता है, और 3 अणु ये टोटल कितने? 4 अणु, 4 स्पीसीज। इधर बात की जाए तो एक तो ये पूरा और 6 ये टोटल कितने? 7। इधर 4 स्पीसीज थी, इधर जाके 7 स्पीसीज हो गई। इधर 4 स्पीसीज थी, इधर जाते जाते 7 स्पीसीज हो गई। तो बताइए बच्चों यहाँ पर एंट्रोपी के मान में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? यहाँ पर जो एंट्रोपी है उस एंट्रोपी के मान में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? बताइए। देखिए 4 से यदि 7 हो रहा है तो यहाँ अव्यवस्था बढ़ रही है, अणुओं की संख्या, स्पीसीज की संख्या बढ़ रही है। जब स्पीसीज या अणुओं की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है। डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा H का मान 0 है और डेल्टा H पॉजिटिव है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि यदि कोई रिएक्शन में डेल्टा G बराबर नेगेटिव है तो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस।
कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन स्वतः ही हो जाएगी और बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्थायी कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्थायी होना और नहीं होना डिपेंड करता है कि डेल्टा जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यदि डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्थायी कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही जब होगी जब स्थायी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच जीरो है। ओवरऑल निकाले माइनस और ये प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस। वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई। कहने का मतलब डेल्टा जी कैसा आया, नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव से हमारा सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी मतलब क्या हुआ कि इससे जब ये किलेट कॉम्प्लेक्स बना तो यह कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्थायी होगा। कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि फेवरेबल एंट्रोपी चेंज के कारण, फेवरेबल एंट्रोपी चेंज से मतलब एंट्रोपी में वृद्धि के कारण क्या होता है, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स स्थायी कॉम्प्लेक्स होता है। किलेटिंग कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, स्थायी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ड्यू टू द एंथैल्पी चेंज द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो पहला कारण तो क्या हो गया आपका, किलेट फॉर्मेशन। ठीक है, किलेट फॉर्मेशन में पहला कारण एंट्रोपी में वृद्धि। एंट्रोपी में वृद्धि कैसे पता लगाया हमने, इसका पता लगाया किसके माध्यम से कि अणुओं की संख्या बढ़ी है या अणुओं की संख्या घटी है। कैसे पता लगा, यहाँ पर अणु कितने हैं, 4, और उधर अणु कितने हैं, 7। इसका मतलब अणु की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि। और जब अणु की संख्या में वृद्धि हुई है, देखिए बच्चों, अणु की संख्या में वृद्धि से हमारा सीधा सीधा मतलब है कि एंट्रोपी के मान में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एंट्रोपी के मान में जब वृद्धि हो रही है तो डेल्टा एच जीरो था, डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स किलेट कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट की बात हुई। दूसरा पॉइंट कौन सा था, देखिए दूसरा पॉइंट था हमारा वलय की संख्या। क्या था, वलय में परमाणुओं की संख्या। वो कैसे, देखिए अब जैसे मान के चलो हमें वलय बन रही है, एक तो 3 मेंबर्ड वलय बनी। कहने का मतलब एक जो वलय है उसमें 3 अणु हैं, 3 परमाणु हैं। एक बन रही है हमारी 4 मेंबर्ड, एक बन रही है 5 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड बन रही है। तो यहाँ पर किस प्रकार से पता लगाएं कि कौन से जो रिंग है वो स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी। देखिए बच्चों, आपको ऑलवेज याद रखना है कि 5 मेंबर्ड, विशेषकर यहीं पर गलती होती है, हम 6 मेंबर्ड को सबसे ज़्यादा स्टेबल बता देते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद होगी 6 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद 4th मेंबर्ड रिंग, और उसके बाद जो रिंग होगी वो होगी आपकी 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर की जो रिंग होगी वह रिंग कैसी होगी, आपकी सबसे कम स्टेबल होगी, या कह सकते हैं अनस्टेबल होगी। कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है कि 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल हो गई। देखिए कैसे पता लगाएं, जैसे मान के चलो ये आपका C डबल ओ माइनस, C डबल ओ माइनस और मेटल, ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया। ठीक है, ये जो बन रहा है कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5 कितनी मेंबर है, 5 मेंबर रिंग। कौन सी है, 5 मेंबर। इसका मतलब ये रिंग कैसी है, स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाती है। कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पर स्थायी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ से मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने। पहला एग्जाम्पल है CH2 NH2 NH2। इस लिगेंड को बोला जाता है एथाइलिन डाई एमीन लिगेंड, जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है। एक लिगेंड हमारे पास है CH2 NH2 और NH2। इस पे भी 2 लाइन पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यदि इन दोनों की मैं कोवाट सेकंड से रिएक्शन करा दूं तो बनने वाले जो 2 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स बी, बनने वाले दोनों कॉम्प्लेक्सेज में से कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना इस प्रकार से बनेगा।
पहले तो रिंग फॉर्मेशन देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये क्या है, एक 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स है। और इधर बात करें 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है कौन सा है आपका? 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स है। और हम जानते हैं कि 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स से। ऐसा क्यों? तो देखिए, जब देखा गया, वैज्ञानिकों ने खोज की तो क्या देखा, देखिए कि उन्होंने देखा कि कोई ऐसा धातु, कोई ऐसी मेटल जो कि 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बनाने की भी कैपेसिटी रखती है और 6 मेंबर्ड बनाने की कैपेसिटी रखती है, तो वह पहली प्राथमिकता 5 मेंबर्ड रिंग को ही देती है। उन्होंने देखा कि जो मेटल 5 मेंबर्ड रिंग भी बना सकती थी, 6 मेंबर्ड रिंग भी बना सकती थी, वो ऑलवेज पहले 5 मेंबर्ड रिंग को प्राथमिकता देगी, पहले वह 5 मेंबर्ड रिंग को बनाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग की तुलना में स्थायी है, इसी वजह से वह मेटल पहले 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर रही है, उसे प्राथमिकता दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर होगी 6 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड, फिर 3 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल क्यों हुई? क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं, जो परमाणु पाए जा रहे हैं, वो एटम्स एक दूसरे के इतने पास पास आ जाते हैं कि उनके मध्य में रिपल्सन होने लग जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। और हम जानते हैं जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस के आने के कारण वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? अस्थायी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? वह कॉम्प्लेक्स अस्थायी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कब? जब उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए। ठीक है, और देखिए, यदि 6 मेंबर से अधिक मेंबर की रिंग बने, जैसे 7 मेंबर, 8 मेंबर, तो देखिए वे रिंग बहुत कम स्टेबल होती हैं, या हम कह सकते हैं अनस्टेबल होती है। कहने का मतलब 7 मेंबर और 8 मेंबर की जो रिंग है वो तो 3 मेंबर से भी कम स्टेबल होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 5 मेंबर रिंग, फिर 6 मेंबर रिंग, फिर 4 मेंबर रिंग, और उसके बाद 3 मेंबर रिंग होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। इससे हम बता सकते हैं कि जितनी ज़्यादा संख्या में परमाणु होंगे किलेटिंग रिंग में, वह रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। 6 मेंबर तक की बात हो रही है। और ये भी याद रखना है कि 5 मेंबर 6 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये हुई आपकी ब्लैक में परमाणुओं की संख्या की। इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट था अनुनाद, रेजोनेंस। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं? आपके रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH O CH3O नेगेटिव। किसी बच्चे को ध्यान है क्या कौन सा लिगेंड है? ये लिगेंड है आपका एसिटाइल एसीटोनेटो लिगेंड। कौन सा? AC माइनस बोल सकते हैं इसको, AC माइनस जिसे हम बोलते हैं, एसिटाइल एसीटोनेटो लिगेंड। यदि इस लिगेंड की बात की जाए तो इसकी एक अन्नादि संरचना तो ये, और दूसरी अन्नादि संरचना क्या होगी इसकी? देखिए कि यदि ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर जाए तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा। कहने का मतलब इसमें लगातार कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, रेजोनेंस उपस्थित है। जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है तो हम जानते हैं रेजोनेंस के द्वारा कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। कहने का मतलब इसके द्वारा भी जो किलेटिंग कंपाउंड है, ऐसे लिगेंड जिनमें रेजोनेंस पाया जाता है, उनके द्वारा बनने वाले किलेटिंग लिगेंड तो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब देखिए क्या बनाया इसने, CH3 CO नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स है ना, यही कॉम्प्लेक्स है। ये इसकी क्या बन गई? अन्नादि संरचना बन गई। यदि इसकी ये जो आपका पहला लिगेंड है, इस लिगेंड की यदि मैं क्या करूं, मेटल के साथ रिएक्शन कराऊं तो एक कॉम्प्लेक्स तो इसका ये बनेगा, और यदि इसकी भी मेटल के साथ रिएक्शन करा दूं, इसकी भी मेटल से रिएक्शन कराई और इसकी भी मेटल से रिएक्शन कराई, यदि दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस की मैं मेटल के साथ रिएक्शन करा दूं तो मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनती है दोनों में ही। चूंकि ये एक ऐसा लिगेंड है जिसमें क्या पाया जा रहा है? रेजोनेंस पाया जा रहा है, अनुनाद पाया जा रहा है। हम जानते हैं रेजोनेंस के द्वारा बनने वाला कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन के द्वारा या विस्थानीकरण के द्वारा क्या होता है, इसमें अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है, जिससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स
और अधिक स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स वो कैसा हो जाएगा, और अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अनुनाद के द्वारा भी किलेटिंग कंपाउंड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना, देखिए क्वेश्चन था कि किलेटिंग कंपाउंड ज़्यादा स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं सामान्य कंपाउंड से। उसका कारण है क्या, एंट्रोपी में वृद्धि, मेन कारण तो वही है। उसके बाद ये तो कोई रेयर कंडीशन की बात है, कोई लिगेंड ऐसा हो तो बात करेंगे इसकी, लेकिन एंट्रोपी में वृद्धि वाली तो हर जगह ही बात होगी। ठीक है, तो मेन कारण तो आपका एंट्रोपी में वृद्धि वाला है। वहाँ से हम बता सकते हैं कि किलेटिंग कंपाउंड क्या होते हैं, उनमें जो डेल्टा जी का मान है नेगेटिव होता है। कहने का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मतलब है कि प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट की तरह ऑटोमेटिक स्वतः ही चल जाएगा। इसका मतलब बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, स्थायी, तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। यदि स्थायी नहीं होता तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता ही नहीं। इसका मतलब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होने का मतलब है कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा। और हमने अभी देखा कि जब किलेटिंग कंपाउंड में कोई नॉन किलेटिंग कंपाउंड कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, डेल्टा जी बराबर नेगेटिव, और बनने वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्थायी होगा। इससे हम कह सकते हैं कि किलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सामान्य कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो यूनिट नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो आज हो चुकी है समाप्त। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।